नमस्कार। जेएच एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स 2022 की सीरीज़ कर रहे हैं और उसके तहत अभी तक हम लोगों ने जनवरी से लेकर के जून 2022 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आइए हम लोग जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। जुलाई 2022 में जितनी भी घटनाएं हुई है, उन घटनाओं से जो जो प्रश्न आपके 68th बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं या 68th बीपीएससी में वो सारे एरिया या वो सारे टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, उसको आइए हम लोग इसी के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ एनालिसिस भी करेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जिस हिसाब से आप लोगों ने प्यार दिया है चैनल को, आप लोगों के जो व्यूज़ है वो बहुत ही सकारात्मक रहे हैं। अभी तक देखिए चैनल एकदम से नया है, जस्ट मैंने कंटेंट डालना इसमें शुरू किया है, तो आप लोगों का जो प्यार है जिस हिसाब से मिला है उस हिसाब से आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मुझे करना पड़ रहा है इन कंटेंट के लिए और आगे भी लगातार मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों से, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक मुखर्जी नगर के कई बड़े संस्थानों में आईएएस और पीसीएस की क्लास लेने के बाद शाम को फिर से एनर्जी अपने आप में फिर से एनर्जेटिक बन करके और फिर से आप लोगों के लिए ये करंट अफेयर्स की क्लास लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुलाई 2022 में क्या क्या घटनाएं हुई है आइए हम लोग उसको एक एक करके कवर करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे यह है कि 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? एकनाथ शिंदे has taken oath as the new chief minister of which state on 30 जून 2022। तो एकनाथ शिंदे, जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल ड्रामा आप लोगों को देखने को मिला था जून में, और जून में पॉलिटिकल ड्रामा ये हुआ था कि महाराष्ट्र में जो अघाड़ी सरकार थी, जिसमें बात करें तो महाराष्ट्र में 3 पार्टियां शामिल थी, कांग्रेस थी और उसके बाद जाकर के उसी में एनसीपी पार्टी थी शरद पवार की, और साथ में आदित्य उदय ये इनका था शिवसेना पार्टी थी। ठीक है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी थी और इन तीनों पार्टियों ने मिलकर के सरकार बनाई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे जो है वो मुख्यमंत्री बने थे महाराष्ट्र के। इसी पार्टी में, शिवसेना के ही पार्टी में महाविकास आघाड़ी यानी कि जो उनका गठबंधन है, उसमें जो शिवसेना पार्टी है उन्हीं के जो एक वरिष्ठ विधायक थे एकनाथ शिंदे, उन्होंने अपनी शिवसेना पार्टी से बगावत की और उसके बाद जाकर के सरकार अल्पमत में आ गई थी उद्धव ठाकरे की सरकार, और उद्धव ठाकरे को 29 जून को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद जाकर के 30 जून को वहां के मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे ने शपथ ली थी। ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल ड्रामा आप लोगों ने न्यूज में देखे होंगे, अभी तो हालांकि थोड़ा पुराना हो गया है तो फिर से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, मुझे तो लगता है ये याद ही होगा आप लोगों को। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के ये मुख्यमंत्री बने थे 30 जून को। ये देख लीजिए, बेसिकली ये पुणे से आते हैं और इनका थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो उससे पहले एक दो इंफॉर्मेशन और जान ले। आपको पता होगा कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको शपथ दिलवाने का कार्य वो राज्य के राज्यपाल करते हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल थे उस समय और अभी भी है हालांकि, तो इन्होंने इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, जो कि आपको पता होगा कि उद्धव ठाकरे से पहले वहां के मुख्यमंत्री भी रहे थे, तो उनको बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री का पद दिया है इस बार। तो वहां के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस जो है, जो पहले मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने भी शपथ ली है उप मुख्यमंत्री के रूप में। बेसिकली बात करें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड और देख लीजिए। 29 जून को जब सरकार अल्पमत में आ गई थी गवर्नमेंट, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद जाकर के एकनाथ शिंदे 30 जून को बीजेपी के समर्थन से इन्होंने अपनी सरकार बनाई। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो ये थाने क्षेत्र से विधायक बने हैं, पॉलिटिकल कैरियर वहां के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ साथ कई बार वहां से विधायक भी चुन करके आए हैं और वरिष्ठ नेता रहे हैं शिवसेना के। तो मुख्यमंत्री बने हैं ठीक है एकनाथ शिंदे कहाँ के, तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा महाराष्ट्र के इस पॉलिटिकल जो ड्रामा है उसको लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वोन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड 2022? तो आपको पता होगा कि मिस इंडिया 2022 सिनी सेठी बेसिकली कहाँ की है? तो सिनी सेठी बेसिकली कर्नाटका की है और चार्टर्ड फाइनेंस से जुड़ी हुई है। इनका संबंध जो है वो किसी भी तरह से फैशन या
अन्य क्षेत्रों से नहीं है, मॉडलिंग से नहीं है, बल्कि ये वित्तीय क्षेत्र से, फिनांस के क्षेत्र से जुड़ी हुई एक छात्रा है। और इन्होंने शिन्नी शेट्टी जो कि कर्नाटका की है, मुंबई में आयोजित किया गया था। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था मिस इंडिया वर्ल्ड का? तो मुंबई में आयोजन किया गया था। और यहाँ पे आपको पता होगा कि कई बॉलीवुड से जुड़े हुए कई स्टार्स, मलाइका अरोड़ा और उसके अलावा डीनो मोरियो और नेहा धूपिया जैसे कई वरिष्ठ जो कलाकार हैं, पुराने जो एक्टर और एक्ट्रेस रहे हैं, फिल्म उद्योग से जुड़े हैं, इन लोगों ये जूरी के सदस्य बने थे। और इन लोगों ने शिन्नी शेट्टी जो कि कर्नाटक की है, उनको मिस इंडिया वर्ल्ड के लिए चुना है। और आपको पता होगा कि मिस इंडिया वर्ल्ड के लिए चुने जाने के बाद अब ये जो है ये आगे पार्टिसिपेंट्स करेगी, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक दो और इंफॉर्मेशन जान लीजिए, कर्नाटक की है। और उसके बाद इसकी जो रनर अप रही है इसकी, वो है रूबल शेखावत। ये फर्स्ट रनर अप, प्रथम उप विजेता रही है। पैनलिस्ट की बात करें तो देख लीजिए, पैनल में मलाइका अरोड़ा, नेहा धूपिया, डीनो मौर्य, राहुल खन्ना, रोहित गांधी और शामक डावर जैसे जाने माने लोग शामिल थे। बेसिकली मिस इंडिया फिनाले का जो आयोजन था, इस ग्रैंड फिनाले का, वो मुंबई में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शिन्नी शेट्टी की बात करें तो शिन्नी शेट्टी एक स्टूडेंट है, जैसा कि मैंने कहा कि फिनांस से जुड़ी हुई चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है का कोर्स कर रही है फिलहाल ये। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है यहाँ पे कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के बाद भारत में भी 9 जुलाई को एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। आफ्टर द assassination of the former prime minister of which country a day of national mourning was declared in India on July 9। तो 9 जुलाई को आप लोगों को पता होगा कि भारत में एक दिन के लिए इसलिए शोक घोषित किया गया था क्योंकि भारत के सबसे अच्छे मित्र देशों में से एक जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की सड़क पे गोली मार करके हत्या कर दी गई थी एक व्यक्ति के द्वारा, जब वो स्ट्रीट पे भाषण दे रहे थे। उसी दौरान उन पे गोली चलाई गई और उनकी मौत हो गई थी। और चूंकि इनका भारत से बहुत अच्छा संबंध रहा है, भारत में आप लोगों को पता होगा कि भारत में इनको पद्म भूषण भी दिया जा चुका है, आप लोगों को पता होगा। तो भारत से जब ये प्रधानमंत्री बने थे, इन दौरान इन्होंने भारत की बहुत सारी मददें की है और भारत के कई सारे प्रोजेक्ट्स आगे भी जो चल रहे हैं, जैसे कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जिसको मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहा जाता है, उसमें भी जापान की मदद ली गई है। दिल्ली मेट्रो में, भारत के कई सारे मेट्रो, और भारत में और भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जापान ने भारत को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। भारत के प्रति एक सकारात्मक सोच रहने के कारण शिंजो अबे को भारत का बहुत अच्छा मित्र माना जाता था और इसीलिए भारत ने, जब उनकी हत्या हो गई, जापान के ये प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इनकी जब हत्या हो गई तो भारत में भी 9 जुलाई 2022 को एक दिन का नेशनल मॉर्निंग यानी कि राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। ये देख लीजिए शिंजो अबे जी के। तो बाकी इनके बारे में डिटेल देख लीजिए क्या था। तो जापान में एक सिटी है नारा, ठीक है, जापान की एक सिटी है नारा, और वहां पे नारा सिटी में एक स्पीच देने के दौरान, एक भाषण देने के दौरान स्ट्रीट पर इनको एक व्यक्ति के द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसके बाद जाकर के पूरी दुनिया शोक में डूब गई थी और भारत ने भी 9 जुलाई को मनाया था, शोक दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो 2006 में पहली बार जापान के ये प्रधानमंत्री बने थे और 2012 से लेकर के 20 तक 8 साल उसके बाद फिर से ये जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। इस दौरान भारत और जापान के बीच रिश्ते न केवल अच्छे हुए बल्कि बहुत अच्छे रिलेशन हुए। और शिंजो अबे का एक और योगदान है, आप लोग जो क्वाड सुनते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो 4 देशों का एक ग्रुप है जिसमें यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो कहीं ना कहीं जो क्वाड है इसकी भी जो उत्पत्ति है कहीं ना कहीं शिंजो अबे के ही दिमाग की उपज मानी जाती है। क्वाड को, क्वाड एक वर्ल्ड में आज के डेट में देख लीजिए चाइना को बैलेंस करने के लिए एक बहुत बड़े संगठन और ताकतवर संगठन के रूप में उभरा है। शिंजो अबे का इसमें भी योगदान माना जाता है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ये है कि विंबलडन 2022 के पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है? हु इज द विनर ऑफ विंबलडन 2022 मेंस सिंगल टाइटल? तो पुरुषों का जो सिंगल टाइटल था विंबलडन, उसे जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, विंबलडन कहाँ पे होती है? तो आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटेन कह लीजिए या फिर इंग्लैंड कह लीजिए। तो इंग्लैंड में
होता है क्या, विंबलडन प्रतियोगिता, जो कि ग्रैंड स्लैम के 4 बड़े प्रतियोगिता जो ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत आते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, उन चारों में से एक है विंबलडन जो कि इंग्लैंड में होती है। और इसके पुरुष एकल का खिताब जो है वो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। इसके और साथ ही नोवाक जोकोविच के टोटल कितने हो गए, तो 21 हो गए, 21 अभी तक सिंगल टाइटल्स जीत चुके हैं ग्रैंड स्लैम के। और इसके साथ ही नोवाक जोकोविच राफेल नडाल के बाद सेकंड स्थान पर है, ठीक है। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन जीतने के साथ ही राफेल नडाल 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं पुरुष एकल में। तो दूसरे स्थान पर चल रहे हैं नोवाक जोकोविच, पहले स्थान पर है स्पेन के राफेल नडाल। तो नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता था। बाकी उससे रिलेटेड न्यूज देख लीजिए तो लगातार ये चौथी बार इन्होंने ये जीता था और 10 जुलाई 2022 को खेले गए मुकाबले में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्जियोस को हराया था। ऑस्ट्रेलिया के निक किर्जियोस है, उनको इन्होंने पराजित किया था और उसके बाद जाकर के विंबलडन का मेंस सिंगल का खिताब इन्होंने जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार साल 2023 में कौन सा विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, व्हिच कंट्री कैन बिकेम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2023। तो आप लोग को पता है कि दो देश नेक टू नेक, अभी फिलहाल अगर देखें तो चाइना फर्स्ट पे है और इंडिया की बात करें तो इंडिया सेकंड पे है, ठीक है। चाइना फर्स्ट पे है और इंडिया सेकंड पे है। यहां पे अगर देखें तो चाइना की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो निगेटिव में है और भारत की जो है वो पॉजिटिव में है। भारत में जनसंख्या बढ़ रही है जबकि चाइना में अब क्या है, तो चाइना में अब जनसंख्या घट रही है। घटने का मतलब ये होता है कि जब एक माता और एक पिता यानी एक फैमिली में मेल और फीमेल जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके जब एक बच्चे होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो जो पॉपुलेशन होती है वो 2 के मुकाबले 1 हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो आबादी है वो लगातार डिक्रीज होती चली जाती है। तो चाइना में जो अभी है वो लगातार पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है एक बच्चे की नीति की वजह से। अब लोग धीरे धीरे एक बच्चे की तरफ चले गए। सरकार ने हालांकि छूट दे दी है, उसके बावजूद भी अब एक ही बच्चा चाइना में ज्यादातर परिवार में हो रहा है। तो इसकी वजह से चाइना की आबादी क्या हो रही है, 2 के मुकाबले 1। अगले जनरेशन में फिर क्या होगा, तो बहू कहीं और से आएगी, बेटा ये हो गया और उस 2 के मुकाबले फिर 1 हो जाती है। तो इससे चाइना की पॉपुलेशन लगातार घट रही है। भारत की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट भले ही कम हुई है लेकिन अभी भी पॉजिटिव ग्रोथ रेट है इंडिया की पॉपुलेशन का। तो 2023 में इंडिया जो है वो चाइना को ओवरटेक करेगा और इंडिया 2023 में संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है, यूएन का अनुमान है कि इंडिया 2023 में ही चाइना को ओवरटेक करते हुए वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने जा रही है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनने जा रहा है। कौन, तो भारत इसमें विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनने जा रहा है। आगे तो ये चीजें हो गई। तो यहां पे देख लीजिए तो संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2023 में किसी भी वक्त हो सकता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉक को अगर आप देखते रहें लगातार, या वर्ल्डोमीटर वेबसाइट को अगर आप लगातार फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी वक्त चाइना को ओवरटेक कर सकता है भारत। यहां पे 2022 में बात करें तो 2022 में भारत की आबादी 1.412 अरब यानी 1.412 अरब होने जा रही है, हो चुकी है। और उसके बाद जाकर के बात करें तो 2050 में भारत की आबादी, चूंकि अब चाइना की आबादी निगेटिव ग्रोथ रेट है, चाइना में घट रही है, तो भारत की 2050 में आबादी जो है वो 1.6 अरब के आसपास हो जाएगी। 1.66 अरब यानी 1 अरब 66 करोड़ प्लस हो जाएगी। जबकि उसकी तुलना में चाइना की जो आबादी होगी वो होगी 1 अरब 31 करोड़। वर्तमान चाइना की आबादी 1 अरब 44 करोड़ के आसपास है, तो चाइना की आबादी घट जाएगी और चाइना की आबादी में लगभग 13 करोड़ की गिरावट आएगी 2050 तक। जबकि भारत की आबादी में वर्तमान आबादी से अगर आप देखेंगे तो भारत की आबादी में 24 करोड़ प्लस की बढ़त होगी, ठीक है। चूंकि भारत में एक बड़ा वर्ग जो है अभी युवा वर्ग है और जो उस एज में है जिस एज में आगे उनके बच्चे होने हैं, तो स्वाभाविक रूप से भारत में अभी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो भारत में 2050 तक उम्मीद है कि 1 अरब 66 करोड़ आबादी होगी, जबकि चीन की आबादी घट करके 1 अरब 31 करोड़ हो जाएगी। 2030 तक अगर वर्ल्ड की बात कर ले तो 8.5 अरब हो जाएगी आबादी और साल 2050 तक 9.7 अरब हो जाएगी आबादी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एक दो पॉइंट और जान लीजिए। अभी वर्तमान में अगर वर्ल्ड में देखेंगे तो नंबर 1 अभी कौन सा है, तो नंबर 1 अभी फिलहाल चाइना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, सेकंड की बात कर ले तो सेकंड में इंडिया है
वर्ल्ड में थर्ड की बात कर ले तो 32 करोड़ के आसपास है, यूएसए है। और उसके बाद जाकर के वर्ल्ड में 4 की बात कर ले तो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है। उसके बाद जाकर के नंबर 5 की बात करें तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ब्राजील अभी भी नंबर 1 है। आपको बता दूं कि ब्राजील नंबर 6 पे चला गया और पाकिस्तान जो है वो आ गया किस पे, तो पाकिस्तान नंबर 5 पे आ गया। ब्राजील अभी भी इन टर्म्स ऑफ एरिया नंबर 5 पे है, क्षेत्रफल के अनुसार नंबर 5 पे है, लेकिन आबादी के अनुसार ब्राजील अब 6ठे स्थान पर चला गया और विश्व में 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला देश जो है वो पाकिस्तान बन चुका है। तो वर्ल्ड में टॉप 5 में देख लीजिए अभी जो फिलहाल है, ठीक है, चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान एंड ब्राजील। लेकिन इसी साल 2023 में क्या होगा कि नंबर 1 पे आ जाएगा इंडिया और ये पूरा का पूरा जो ये टेबल है इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो इस तरह से अगर देखें तो चाइना को पीछे करके भारत 2023 में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने जा रहा है। ठीक है, एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जो नए लोग हैं जो देख रहे हैं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी आप लोग को। मुखर्जी नगर में सुबह से लेकर के शाम तक बड़े बड़े संस्थानों में, 2 बड़े संस्थानों में पढ़ाने के बाद जो मुझे समय मिलता है वो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट रिसर्च करके ला रहा हूँ। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें इस चैनल के साथ, क्योंकि आगे आप लोग को बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा जो एग्जाम के लिए आपके लिए रिलायबल होगा और ऑथेंटिक होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ये है कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल भी रही है। तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी थी, आप लोग को पता होगा, जुलाई 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 2015 से लेकर के 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही है। ठीक है, 2015 से लेकर के 2021 तक ये झारखंड की राज्यपाल रही है। आदिवासी जनजातीय क्षेत्र से आती है और ये बेसिकली कहां से आती है, तो ये जनजातीय क्षेत्र ओडिशा से आती है। राज्यपाल कहां की रही है, झारखंड की रही है और ये ओडिशा से आती है। तो द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। भारत की वो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, या एक तरह से देखें तो ओवरऑल भी महिला आदिवासी में भी अभी तक कोई भी जनजाति राष्ट्रपति नहीं बने हैं, चाहे वो मेल में हो चाहे फीमेल में हो। तो इंडिया की पहली महिला दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी है ये। द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में, जो कि बीपीएससी में 67वीं वाले में पूछा गया था, तो विपक्ष में यशवंत सिन्हा उम्मीदवार थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, आप लोगों को पता होगा। आगे, इनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। किनका, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। और उसके बाद जाकर के ये आगे इनकी जो पॉलिटिकल करियर है, बेसिकली ये किस जनजाति से है ये भी पूछा जा सकता है। तो सौथाल, जिसको संथाल भी कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा, बिहार में भी संथाल जनजाति होते हैं, ओडिशा में भी संथाल जनजाति और झारखंड में भी संथाल जनजाति होते हैं। तो बेसिकली ये संथाल जनजाति से आती है और ये शुरुआत में वहां पे विधानसभा के लिए भी चुनी गई थी ओडिशा में। ओडिशा सरकार में मंत्री भी रही थी। बाद में इनको केंद्र सरकार ने राज्यपाल बना करके झारखंड में भेजा था और उसके बाद जाकर के अब ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जुलाई 2022 में प्रकाशित लीडिंग वेल्दी वुमेन 2021 एक रिपोर्ट है जिसमें अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला, अकॉर्डिंग टू द लीडिंग वेल्दी वुमेन 2021 रिपोर्ट पब्लिश्ड इन जुलाई 2022, इंडियाज रिचेस्ट वुमेन इज, भारत की सबसे अमीर जो महिला है वो है रोशनी नादर मल्होत्रा। नडार भी कहते हैं, नादर भी कहते हैं। तो रोशनी नडार मल्होत्रा जो है वो भारत की HCL की है, आप लोगों को पता होगा, HCL कंपनी की सर्वे सर्वा है ये, और ये भारत की सबसे अमीर महिला है, भारत की सबसे, ठीक है, अमीर महिला है रोशनी नडार मल्होत्रा, जो कि HCL की है। बाकी अगर बात करें फाल्गुनी नायर नायिका, ये सब टॉप 10 में आते हैं। किरण मजूमदार सो बायोकॉन इंडिया का है, आपको पता ही होगा। तो ये सब के सब टॉप 10 में आते हैं। रोशनी नडार मल्होत्रा जो है, नडार मल्होत्रा, ये फिलहाल जो है ये भारत की सबसे अमीर महिला बनी हुई है। ठीक है, HCL टेक्नोलॉजी, यानी HCL टेक्नोलॉजी जो कि एक IT कंपनी है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। तो IT कंपनी की चेयरपर्सन है फिलहाल ये। और नेट वर्थ अगर इनकी बात करें, कुल संपत्ति की बात करें, तो वो देख लीजिए 84,000, ठीक है, 330 करोड़ रुपए की गई है इनकी कुल संपत्ति को। और इस तरह से ये भारत की सबसे अमीर महिला है, ठीक उसी तरह जैसे भारत के सबसे अमीर पुरुष हैं अडानी।
गौतम अडानी जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 2022 को, इसका इंग्लिश वर्जन गलती से ट्रांसलेट नहीं हो पाया है, 22 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में चुना गया है। तो 22 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में जो अनाउंस की गई थी 68th नेशनल फिल्म अवार्ड, वो पूछा जा रहा है कि हु हैज बीन, ठीक है, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज ए बेस्ट फीचर फिल्म्स। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बेस्ट फीचर फिल्म के रूप में चुना गया है सोरा राय पोट्रू को। सोरा राय पोट्रू क्या है? तो सोरा राय पोट्रू, आप लोगों को एक चीज पता होगा कि ये एक तमिल भाषा में बनाई गई फिल्म है। ठीक है, तमिल भाषा में बनाई गई फिल्म सोरा राय पोट्रू है। सोरा राय पोट्रू को क्या मिला है? तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, 68th नेशनल फिल्म। इस विजेताओं की घोषणा की बात करें तो ये घोषणा की गई थी कब? तो 22 जुलाई 2022 को इसकी घोषणा की गई थी और 1954 से ये दिया जा रहा है, स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार 2020 के फिल्मों के लिए दिया गया, क्योंकि 2020 में कोविड की वजह से 21 वाला नहीं होकर के ये 22 में इसका आयोजित किया गया था। कोविड-19 की वजह से ये देरी हुई थी इसमें। और विजेताओं की सूची आप देख लीजिए। इस लिस्ट में से आपको सभी के नहीं नाम याद करने हैं, जो जो मेन वाला है उसी को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। सभी कैटेगरी के विजेताओं को आपको नहीं याद करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट जो फीचर फिल्म है वो है सोरा राय पोट्रू। सोरा राय पोट्रू आपको याद रहेगा, एक तमिल मूवी है और इसको बेस्ट फीचर फिल्म मिला है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो सच्चिदानंद के.आर. को मिला है, अयप्पन कोशिकुम के लिए मिला है। ठीक है, डायरेक्टर सच्चिदानंद के.आर. को किसके लिए मिला है? अयोप्पनम कोशियुम के लिए, कोशियुम। उसके बाद जाकर के मनोरंजन करने वाली जो सबसे लोकप्रिय फिल्म की बात है, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होल सम एंटरटेनमेंट, तो वो है तान्हाजी। तो तान्हाजी को मनोरंजन वाले कैटेगरी में, संपूर्ण मनोरंजन करने वाली, प्रदान करने वाली जो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म की बात करें तो उसमें तान्हाजी, जो कि अजय देवगन है जिसमें एक्टर आप लोग को पता होगा, इसे मिला है यहाँ पे। उसके बाद जाकर के बेस्ट एक्टर की बात कर ले तो बेस्ट एक्टर भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो बेस्ट एक्टर एक तो मिला है साउथ के हीरो है सूर्या को, सोरा राय पोट्रू के लिए, और दूसरा जो है वो अजय देवगन को मिला है। कौन सी मूवी के लिए? तो वो मिला है तानाजी के लिए। तो ये आपको याद रहेगा। तो अजय देवगन को फिल्म मूवी तानाजी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और उसके बाद जाकर के सूर्या को भी सोरा राय पोट्रू, जो कि एक तमिल मूवी है, उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर ले तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो अपर्णा बाल मुरली को मिला है और वो भी तमिल मूवी सोरा राय पोट्रू के लिए। तो तमिल मूवी सोरा राय पोट्रू को कई सारे अवार्ड मिले, बेस्ट फीचर फिल्म का भी मिला, बेस्ट एक्टर का भी और बेस्ट एक्ट्रेस का भी मिला है। ये सब इंपॉर्टेंट वाले थे। बाकी जो लिस्ट में और भी बहुत सारे हैं, सहायक अभिनेता वगैरह सब, वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री या बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर ले तो वो अपर्णा बाल मुरली को मिला है सोरा राय पोट्रू के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यहाँ पे देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे ये है कि इनमें से कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। ठीक है, तो आपको एक चीज बता दूं कि अंटार्कटिका जो कि कहाँ पे है, तो जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में है। और ये एक ऐसा महादेश है जो विज्ञान को, डेडिकेटेड टू साइंस, यानी विज्ञान को समर्पित किया गया। किसी भी देश का व्यक्तिगत अधिकार इस पे नहीं है। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च के लिए यूएनओ ने इसको एक रिसर्च वाला कॉन्टिनेंट डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पे आप रिसर्च करने जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री नाम से 1983-84 में दक्षिण गंगोत्री नाम से इंडिया ने अपना एक रिसर्च सेंटर खोला था। उसके बाद जाकर के यहीं पे देखें तो मैत्री 1988 में मैत्री नाम से भारत ने 1988 में यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर खोला था। भारतीय, हालांकि दक्षिण गंगोत्री अब नहीं काम कर रही है। मैत्री का उपयोग वेयर हाउस वगैरह सबके लिए किया जा रहा है। 2015 में, ठीक है, 2015 में लार्समन हिल है यहीं पे, वहीं पे भारती नाम का एक रिसर्च सेंटर भारत ने खोला है और जो अभी वर्किंग में है, जो अभी काम कर रही है। तो ये तीनों इंडिया के रिसर्च सेंटर है। कहाँ पे? तो अंटार्कटिका, जो कि साइंस को डेडिकेट किया हुआ एक ये है कॉन्टिनेंट है, एक दक्षिण में स्थित एक महाद्वीप है और इसमें ये तीनों के तीनों रिसर्च सेंटर कभी ना कभी भारत के रहे हैं। ये अभी वर्किंग में नहीं है, ये भी लगभग नहीं है वर्किंग में। इसमें दूसरे कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। भारतीय जहाँ पे रिसर्च हो रहा है, ठीक है, लार्समन हिल पे है। जबकि दक्षिण यमुनोत्री नाम से कोई भी रिसर्च सेंटर इंडिया का नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे 2-3 चीजें और इंफॉर्मेशन देख लीजिए। अब क्यों ये क्वेश्चन मैंने बनाया है यहाँ पे, तो ये भी देख लीजिए, इसकी इंपॉर्टेंस को भी देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन इसलिए बनाया क्योंकि 1 अप्रैल 2022 को भारत ने लोकसभा में एक बिल पेश किया था, ठीक है, और वो जो बिल है अंटार्कटिका से रिलेटेड बिल था। और उस बिल की बात कर ले तो उस बिल में क्या था देख लीजिए। तो अंटार्कटिका में रिसर्च से संबंधित जो संशोधन बिल है, इसमें यह किया गया कि जो भारतीय अनुसंधान केंद्र है, इंडिया का जो रिसर्च सेंटर है, जिसको हम लोग कहते हैं भारती और मैत्री, ये दोनों जो कि काम कर रही है जैसा कि मैंने बताया, पर भी घरेलू कानून के आवेदन का विस्तार करना चाहता है। कहने का मतलब यह होगा कि भले ही अंटार्कटिका पे किसी का कानून नहीं चलता हो, यूएनओ का कानून चलता है, लेकिन भारत का जो अपना रिसर्च सेंटर है, चाहे वो भारती हो या मैत्री हो, तो उस पे भारतीय कानून लागू होगी। कहने का मतलब अगर उस पे कोई हमला होता है या उस पे कोई गड़बड़ियां होती है या ऐसा कुछ होता है, तो कौन से कानून के तहत उसको कंट्रोल किया जाएगा या कौन सी कानून उस पर लागू होगी, तो उसको लेकर के भारत ने जो ये विधेयक पेश किया है, इसका भारत का मेन मकसद ये है कि भारत चाहता है कि, ठीक है, भारत इसमें चाहता यह है, भारत ये चाहता है कि इस पे भारतीय कानून लागू हो, भले ही ये रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में है, कम से कम भारत के रिसर्च सेंटर के अंदर इंडियन कानून लागू हो। यहां पे देख लीजिए, भारत में 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं अभी तक। 1983-84 में इंडिया ने एक दक्षिण गंगोत्री नाम से इसके साउदर्न पोल पे यानी दक्षिणी ध्रुव पे स्थापित किया था। दक्षिणी ध्रुव से लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी पे दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद जाकर के 1988 में सिरमाकर ओएसिस पर एक बर्फ मुक्त चट्टानी क्षेत्र में स्थित है, ये मैत्री 1988 में स्थापित किया था। ये अभी भी कार्य कर रही है, हालांकि ज्यादा रिसर्च वगैरह सब के लिए नहीं उपयोग होता है इसका। भारती जो कि 2015 में स्थापित की गई है, ठीक है, और उसके बाद लार्समन हिल के पास स्थित है ये। तो कुल मिलाकर के ये तीनों के तीनों इंडिया के रिसर्च सेंटर है। और इंडिया ने चूंकि इसको कानूनी रूप से अपने क्षेत्र में कहने का मतलब है कि भारतीय कानून को यहाँ पे लागू करने के लिए एक विधेयक लोकसभा में भारत सरकार के द्वारा लाई गई थी और इसीलिए ये चर्चा में रही। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि खराब आर्थिक हालात के बीच जुलाई 2022 में आपको पता होगा कि भारत का एक पड़ोसी देश है जिसको कहते हैं श्रीलंका, और यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब है। और उसी में श्रीलंका में कई बार पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए। जनता को उम्मीद है कि राजनीतिक बदलाव के साथ ही हो सकता है कि इस देश की स्थिति में बदलाव आए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कई सारे पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए हैं बार बार। तो इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो खराब आर्थिक हालात के बीच जुलाई 2022 में श्रीलंका में 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको बता दूं कि श्रीलंका में 15वें प्रधानमंत्री के रूप में दिनेश गुणवर्धने जी ने शपथ ली है। दिनेश गुणवर्धने जिनको राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने शपथ दिलवाई थी, और ये 15th है। तो दिनेश गुणवर्धने 15वें प्रधानमंत्री बने हैं श्रीलंका। श्रीलंका भारत के साथ ही लगभग एक ही समय 48 में आजाद हुआ था, आपको पता होगा। और भारत और उनका बात करें तो श्रीलंका में भी 15वें प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने। रनिल विक्रमसिंघे जो कि वहां के राष्ट्रपति है, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है और श्रीलंका को उम्मीद है कि इनके लीडरशिप में श्रीलंका इस इकोनॉमिक क्राइसिस से उबरने में सफल हो पाएगा। तो थोड़ा सा चीजों को देख लीजिए। तो 22 जुलाई 2022 को कोलंबो में श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी, और श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे जो है दिनेश गुणवर्धने को इनको शपथ दिलाई थी। ठीक है, आगे थोड़ा सा ये सेंटेंस यहां पे गलत हो गया है, इसको ठीक करें। आगे नेक्स्ट, उसके बाद जाकर के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका ने 13 जुलाई 2022 को अनिश्चितकालीन आपातकाल की घोषणा की। ठीक है, श्रीलंका में क्या चल रहा है? तो श्रीलंका में इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वहां पे इमरजेंसी लागू कर दी गई है। आपको याद होगा कि जून जुलाई के दौरान बहुत ज़्यादा श्रीलंका में जो इन्फ्लेशन रेट है, मुद्रास्फीति दर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। श्रीलंका के कर्ज बढ़ने की वजह से और उसकी इनकम कम होने की वजह से जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ था, वहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका लगभग खाली हो गया था फॉरेक्स, जिसकी वजह से श्रीलंका इम्पोर्ट करने की स्थिति में नहीं था सामानों का, और इम्पोर्ट करने की स्थिति में नहीं होने की वजह से वहाँ के सामानों के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई थी। और उसके बाद जाकर के वहां के जो प्रधानमंत्री है उनको अपना पद छोड़ करके भागना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 है कि जुलाई 2022 में नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आप लोगों को पता होगा नीति आयोग का फुल फॉर्म है, आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रमुख राज्यों की श्रेणी में, ठीक है, प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में इन व्हिच स्टेट हैज टॉप्ड द कैटेगरी ऑफ लीडिंग स्टेट्स इन द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय नीति आयोग इन जुलाई 2022। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पे यह है कि कर्नाटक को शीर्ष मिला है बड़े राज्यों की श्रेणी में, कर्नाटक को नीति आयोग ने इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021 की यहाँ पे बात हो रही है, 2021 का 2022 में पब्लिश किया गया है, और इसमें कर्नाटक जो है वो बड़े राज्यों की श्रेणी में, कर्नाटक को प्रमुख राज्यों की श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान मिला है, और ये पिछले बार भी मिला था। तो कहने का मतलब है कि मेजर स्टेट की कैटेगरी में कर्नाटक की बात करें तो उसने अपने जो रैंक है, टॉप रैंक है, उसको रिटेन किया है, यानी उसको उन्होंने बरकरार रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जाकर के देख लीजिए ये तीसरा संस्करण है, और अगर इसमें और भी बाकी इंफॉर्मेशन आपको देखने हैं तो बात करें तो इसमें टोटल 36 संकेतकों को ध्यान में रख करके इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। आगे बाकी चीजें देख लीजिए आप लोग, क्या क्या चीजें सर्वेक्षण में जैसे क्या क्या उपयोग किया जाता है, तो इसमें एजुकेशन के लेवल को देखा जाता है, क्वालिटी को देखा जाता है, ये सब सारी चीजों को मानदंड बनाया जाता है। अगर दो चीजें बीपीएससी के 68 बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए क्या जरूरी है, तो टॉप कौन सा है, तो टॉप है कर्नाटका, ये आप लोगों को याद रहेगा, टॉप पे जो है वो है कर्नाटका, तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जो कि ये भी पूछ सकता है कि कौन जारी करता है, तो नीति आयोग। और उसके बाद जाकर के बॉटम पे बात करें, सबसे नीचे बात करें, तो ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए, बिहार सबसे नीचे है बड़े राज्यों की श्रेणी में, बिहार की स्थिति ज्यादा खराब है, तो बिहार सबसे नीचे है। ठीक है, बिहार की जो रैंकिंग है वो सबसे नीचे है, किसमें, तो खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये है यहाँ पे कि देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन सा है, तो नंबर ऑफ एक्सप्रेसवे की बात करें तो गुजरात 13 एक्सप्रेसवे, गुजरात में लगभग 6 एक्सप्रेसवे अगर आप देखेंगे तो काम कर रही है, 7 और पे काम चल रहा है, और गुजरात बहुत, ये गुजरात कह रहे हैं, सॉरी गुजरात नहीं है, उत्तर प्रदेश की बात हम लोग कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपको बहुत सारे मिलेगा, आपको पता होगा यमुना एक्सप्रेसवे चल रही है, उसके बाद जाकर के बहुत सारे गंगा कॉरिडोर, गंगा के किनारे किनारे एक्सप्रेसवे बनाई गई है, उसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। तो इस तरह से टोटल 13 एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जो या तो इम्प्लीमेंट हो गए या उस पे काम चल रहा है, और इस तरह से उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य। एक्सप्रेसवे आप लोग को पता होगा जो ज्यादातर जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के तहत बनाया जाता है, और ये वो सड़कें होती है जो हाई स्पीड वाले सड़कें होती है, जिसकी क्वालिटी जो है वो नेशनल हाईवे से भी कई मामलों में बेहतर होता है, हाई स्पीड गाड़ियों के लिए ये होता है। आगे तो 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया है। 6 एक्सप्रेसवे फिलहाल यहाँ पे काम कर रही है, 6 एक्सप्रेसवे टोटल है जो अभी स्टेट में वर्किंग में है, और उसके अलावा 7 ऐसे एक्सप्रेसवे है जिस पे काम चल रहा है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक संख्या में एक्सप्रेसवे वाला आप लोगों को पता होगा कि राज्य बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, और जो लोग आप लोग क्लास को देख रहे हैं आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलता रहे, और इसीलिए नोटिफिकेशन के जो आइकॉन है, बेल आइकॉन है, उसको भी आप लोग क्लिक कर ले, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको आगे बहुत सारे क्वालिटी कंटेंट मिलेंगे और रेगुलर मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, जो प्रॉमिस है वो पूरा किया जाएगा, और बहुत जल्द आप लोगों के इस सीरीज के बाद हम लोग जो आगे जितनी भी क्लासेस करेंगे, चाहे क्विज वगैरह सबका सेशन करेंगे, तो उसमें लाइव क्लासेस चलेगी, ताकि आप लोगों को उस लाइव क्लास में प्रैक्टिस कराया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि इन जुलाई 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड वरुण डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय ए स्टार्टअप, व्हाट इज दिस।
ठीक है। तो जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में एक स्टार्टअप द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया वरुण का अनावरण किया था। तो ये वरुण क्या है? एक स्टार्टअप कंपनी, भारतीय कंपनी ने बनाई है। और आपको बता दूं कि वरुण जो है वो है एक यात्री ड्रोन है। ठीक है, ये पैसेंजर ड्रोन है और ये 130 केजी 130 केजी चीजों को लेकर के, सामान को लेकर के ये उड़ सकती है। तो स्वाभाविक रूप से इसमें एक यात्री को और कुछ सामान के साथ भेजा जा सकता है, या फिर एक यात्री के साथ कुछ सामान भेज सकते हैं, या फिर यात्री को नहीं भेजना है तो बहुत सारा सामान यानी 130 किलो तक के सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सकता है। और इसका एक स्टार्टअप भारतीय कंपनी के द्वारा ये बनाई गई है, इसका नाम है वरुण। तो वरुण क्या है? तो वरुण इंडिया का एक पैसेंजर ड्रोन यानी कि भारत का एक यात्री ड्रोन है, जो कि भारत की एक स्टार्टअप कंपनी के द्वारा बनाई गई है। और जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण किया था। एक व्यक्ति को ले जाने की इसमें क्षमता है, यानी लगभग 130 केजी वजन लेकर के ये 25 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है। तो भारत का स्वदेशी वरुण क्या है? तो वरुण पैसेंजर ड्रोन है। आगे याद रहेगा आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि जुलाई 2022 में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? विच स्टेट हैज परफॉर्म बेस्ट इन द थर्ड एडिशन ऑफ स्टार्टअप रैंकिंग ऑफ स्टेट्स 2022 रिलीज इन। वहां पे इनोवेशन रैंकिंग की बात हुई थी, यहाँ पे स्टार्टअप रैंकिंग की बात हो रही है। दोनों में अंतर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, मिक्स मत कीजिएगा। वो इनोवेशन इंडेक्स था या रैंकिंग थी जिसमें कर्नाटक टॉप पे रहा था। यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 संस्करण में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। तो आपको बता दूं कि स्टार्टअप के मामले में, जो नई नई कंपनियों के शुरू करने के मामले की बात करें, तो गुजरात में सबसे बेहतर इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, औद्योगिक जो वातावरण है वो गुजरात का फिलहाल भारत के सभी राज्यों में गुजरात और कर्नाटक का सबसे बेहतर है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सपोर्टिव वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन हो, चाहे इंडस्ट्रियल सपोर्टिंग वहाँ की लॉ हो, गवर्नमेंट हो, या अदर पॉलिसीज हो सरकार की। ये सारी चीजें उद्योग और इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने वाली है, चाहे वो गुजरात में हो, कर्नाटक में हो। तो इसकी वजह से गुजरात और कर्नाटक में से ही एक होगा। तो इसमें अगर बात करें तो स्टार्टअप की सबसे ज्यादा जो रैंकिंग है, सबसे ज्यादा स्टार्टअप या तो गुजरात में शुरू किए जा रहे हैं भारत में नई कंपनियां, या फिर बेंगलुरु यानी कर्नाटका में। तो इस बार की बात करें 2022 में जारी की गई है 2021 की रैंकिंग, तो इसमें गुजरात को पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो जुलाई 2022 में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में, ठीक है, गुजरात ने बाजी मारी है। गुजरात पहले स्थान पर पहुंच गया। तो गुजरात हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मर इन द थर्ड एडिशन ऑफ स्टार्टअप रैंकिंग ऑफ स्टेट 2021। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मेघालय पहले स्थान पर रहा है। जो 7 राज्य है पूर्वोत्तर में, टोटल 8 राज्य है, जिसमें से 7 स्टेट जो है जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उसमें से मेघालय ने पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। उसके बाद जाकर के इसमें किया क्या जाता है तो देख लीजिए। तो the ranking is based on the initiative taken to develop the startup ecosystem to promote entrepreneurs। तो इंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने वाला जो इकोसिस्टम होगा वहाँ की, उसकी बात करें तो उसमें उद्यम को बढ़ावा देने वाला अगर होना चाहिए, चाहे वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन हो, चाहे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और इसी हिसाब से गुजरात को पहला रैंक मिला है। ठीक है, आगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। उसमें बड़े राज्यों में बात करें तो गुजरात तो टॉप पे है ही। उसके अलावा अगर बात करें इसमें बड़े राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन, सबसे अच्छा प्रदर्शन, टॉप तो है ही गुजरात, और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जो राज्य है उसमें बात करें तो केरला भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, उड़ीसा भी आता है, तेलंगाना भी आता है। और छोटे राज्यों की बात करें तो उसमें जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन जो है वो बेहतर हुआ है। बड़े और छोटे वर्सेस अगर बड़े के हिसाब से बांटे तो उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद जाकर के क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे ये है, ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है कि व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए न्यू स्कीम नेम्ड अर्न विथ लर्न। ठीक है, मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ इनकम की भी बात की गई है।
और ये पूछा गया टू ब्रिंग बैक द स्टूडेंट्स हु वेयर आउट ऑफ स्कूल आफ्टर कोविड-19। तो कोविड-19 के दौरान बहुत सारे बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए थे क्योंकि बहुत सारी उसके बाद आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई। पिता की नौकरी चली गई, बच्चों को मजदूरी करना पड़ा, कई लोग स्कूल वगैरह सब छोड़ करके उसमें ठीक है, कई लोग स्कूल वगैरह सब छोड़ करके क्या हुआ कि उसमें छोटे छोटे कामों में लग गए, दुकानों में, घरेलू नौकर के रूप में। ठीक है, तो और वो भी बहुत ज़्यादा सैलरी या हाई पैकेज वाली नहीं, बल्कि किसी तरह से जीवन जीने के लिए। तो त्रिपुरा सरकार का जो ये योजना है, त्रिपुरा सरकार की जो ये स्कीम है, ये स्कीम इसलिए है लाई गई है कि इसमें वैसे बच्चे जो स्कूल दोबारा आ सके उनको मोटिवेट करने के लिए लर्न विथ अर्न वाली सिस्टम शुरू की गई है स्कीम, और ये है त्रिपुरा में शुरू की गई। इसमें उन बच्चों को वापस लाने वालों को भी पुरस्कार देने की या उन्हें भी वित्तीय प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। तो त्रिपुरा ने अर्न विद लर्न शुरू किया है, यानी पढ़ाई के साथ भी इनकम भी हो, और खास करके उन बच्चों के लिए जो कोविड-19 के बाद स्कूल छोड़ चुके थे, उन्हें दोबारा स्कूल में लाया जाए और कुछ उनके इनकम के सोर्स को भी डेवलप किया जाए। और ये बेसिकली चलो स्कूल चलते हैं, जो विद्यालय चलो अभियान है, उसी का एक पार्ट होगा, यानी फिर से उन बच्चों को विद्यालय में लाया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कोविड-19 ने कितना निगेटिव इम्पैक्ट डाला था स्कूली बच्चों पे। सिर्फ त्रिपुरा में 9,000 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सिर्फ कोविड की वजह से स्कूल छोड़ दिया था। तो स्कूल छोड़ने का मतलब ये नहीं कि स्कूल जा रहे हैं, बल्कि वो पूरी तरह से स्कूल को क्विट कर चुके थे, पढ़ाई छोड़ करके इधर उधर के काम में, छोटे मोटे कामों में लग चुके थे। तो ऐसे बच्चों को दोबारा लाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लर्न विद अर्न कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये त्रिपुरा गवर्नमेंट की स्कीम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? Where will the 2028 समर ओलंपिक बी हेल्ड? आपको पता है कि समर और विंटर दो ओलंपिक होते हैं। समर ओलंपिक को ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त है, जैसा कि आपने देखा था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में आप लोगों ने देखे थे, टोक्यो में हुआ था, जापान के टोक्यो में हुआ था। उसके बाद 2024 वाला जो ओलंपिक है वो 2024 में ही होगा, क्योंकि इस बार तो कोविड की वजह से 21 में हुए थे, उसको टोक्यो ओलंपिक 2020 ही कहा गया था। लेकिन 2024 वाला जो है वो फ्रांस में यानी पेरिस में होने वाली है। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 2028 वाला जो समर ओलंपिक है वो कहाँ पे होना है? तो 2028 वाला जो है वो लॉस एंजल्स में होगा। और लॉस एंजल्स कहाँ पे है आप लोगों को पता होगा, तो लॉस एंजल्स है यूएसए में। यूएसए के लॉस एंजल्स में 2028 के ग्रीष्मकालीन यानी समर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। इसकी दावेदारी यूएसए ने जीती है। ठीक है, लॉस एंजल्स में अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि लोग अभी पेरिस के ओलंपिक की भी तैयारी शुरू कर चुके हैं, जो कि 2024 में होना है। तो 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के साथ ही पैरालंपिक भी होता है, आप लोगों को पता होगा, जिसमें जो दिव्यांग लोग होते हैं, खिलाड़ी सब होते हैं, उनके भाग लेते हैं। और ये उसी के साथ इसका आयोजन किया जाता है, उसके बाद उसी शहर में आयोजित किया जाता है। तो इसकी मेजबानी यूएसए को मिली हुई है। और यूएसए का जो लॉस एंजल्स है, यूएसए का लॉस एंजल्स सिटी जो है, वहां पे 2028 में इसका आयोजन किया जाएगा, जुलाई और महीने में। कब होगी ये? तो ये 14 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच में इसका आयोजन किया जाना है। और फिर जाकर के जो पैरालंपिक होगी, जब ओलंपिक खत्म हो जाएगी, तो 15 अगस्त से 27 अगस्त 2028 के बीच यहीं पे लॉस एंजल्स में ही पैरालंपिक भी होगा, ठीक उसी तरह से जैसे कि टोक्यो में भी हुई थी। बेसिकली ये 34th यानी 34वां ओलंपिक का 34वां संस्करण होगा। ठीक है, इससे पहले 33वां संस्करण जो है वो पेरिस में होना है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जुलाई में वर्ष 2022 में जारी, जुलाई 2022 इसको ऐसे कर लेंगे, 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत किस स्थान पर? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट? पावरफुल पासपोर्ट का मतलब यह होता है कि ऐसे देश का पासपोर्ट धारण करना जिस देश के लोग पासपोर्ट से उस दूसरे देश में एंट्री कर सके। कई सारे देश ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरनेशनल इमेज नहीं होता है, तो जब उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो ऐसे पासपोर्ट धारक जो नागरिक होते हैं, उन देशों के पासपोर्ट धारक नागरिक, उनको बहुत ज़्यादा आसानी से किसी दूसरे देश में एंट्री नहीं मिलती है। तो भारत की बात करें तो यहाँ पे पूछा यह गया है, तो दुनिया में ऐसे देश अगर देखें तो वो जापान है। जापान वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा
14 देशों में जापानी लोग डायरेक्ट जा सकते हैं और उसके बाद वहां से वो वीजा ले सकते हैं, वीजा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे देश हैं कि इतने ज्यादा बदनाम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि उनके नागरिकों को आसानी से पासपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत सारे छानबीन के बाद जाकर के उनको पासपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में अगर भारत का पूछा गया है कि इंडिया की कौन सी रैंकिंग है, ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि इंडिया की कौन सी रैंकिंग दी गई है। तो भारत को बता दूं आपको कि भारत की भी रैंकिंग बहुत अच्छी तो नहीं है, लगभग 54-55 देशों में डायरेक्ट वीजा से पहुंच सकते हैं। तो 87वां स्थान है, 87th रैंक इंडिया को दिया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 87th रैंक मिली है इंडिया को। और इसके बाद जाकर के देखेंगे तो जुलाई 2022 में ये जारी किया गया था ये इंडेक्स, और इसमें भारत एशिया के 3 कंट्री है, ठीक है, 3 एशियन कंट्रीज, दे आर जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। इन तीनों की इमेज अच्छी है, हैव सिक्योर्ड द टॉप 3 पोजीशन। तो टॉप 3 में कौन कौन है? जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, ये वर्ल्ड में टॉप 3 में है। टोटल 193 कंट्रीज की रैंकिंग की गई थी, बनाई गई थी, और उसमें 87th रैंक यानी कि 87वां स्थान जो है वो इंडिया को मिला है। और बॉटम की बात कर ले 193 में 193, तो भारत के कुछ पड़ोसी देश, जैसा कि आपको पता होगा अफगानिस्तान, जहां पे बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रही है, बहुत सारी समस्या है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, तो अफगानिस्तान के लोगों को आसानी से दूसरे देश में एंट्री नहीं मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद इराक है, इराक की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, और सीरिया, इन देशों की रैंकिंग सबसे नीचे रखी गई। सबसे नीचे अफगानिस्तान है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे ऊपर जापान है, और इंडिया 87th रैंक पे है। चलिए ठीक है, इंडिया 87th रैंक पे है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि वेयर वाज ए मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX बिटवीन जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एंड इंडियन नेवी हेल्ड। ठीक है, तो जापान समुद्री आत्मरक्षा बल, जापान की जो नौसेना है उसको कहा जाता है जापान समुद्री आत्मरक्षा बल, और उसके बाद जाकर के भारतीय नौसेना के बीच एक संयुक्त साझेदारी अभ्यास हुआ था, MPX हुआ था, एक्सरसाइज हुआ था। ठीक है, तो उसमें ये पूछा, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इसको कहा जाता है MPX, और ये जापान और इंडिया के बीच में हुआ था। इंडिया और जापान के दोनों देश के समुद्री जो सुरक्षा बल है या नौसेना है उनके बीच के साथ हुआ था, और ये पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये बेसिकली कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था अंडमान सी। आप लोग को पता होगा कि भारत का जो अंडमान निकोबार आइलैंड का एरिया है, इसको यहाँ पे कहा जाता है, इसको कहा जाता है अंडमान सी। ठीक है, और इसी अंडमान सी के पास भारत और जापान की जो नौसेना है उनके बीच में हुआ था। कौन सा एक्सरसाइज? जुलाई 2022 में हुई थी, ये जुलाई 2022 में इसका आयोजन किया गया था, और ये हुई थी अंडमान सी में। ये देख लीजिए उसके फोटोग्राफ, समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इंडिया और जापान के नौसेना के बीच हुआ था अंडमान सागर में। आगे ये बेसिकली जो इसका उद्देश्य है, अगर बात करें मेन जो ऑब्जेक्टिव है इसका, वो ये है कि स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज, प्रमोट डिफेंस कोऑपरेशन, इनहैंस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू नेवीज एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये इसका मेन जो मोटिव है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो इस एक्सरसाइज का था। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत सारे पेटेंट इन्होंने करवाए हैं। व्हिच इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल एनर्जी प्राइज? ग्लोबल एनर्जी प्राइज जो है वो मॉस्को में दी गई है, और इनकी बात करें तो कौशिक राजशेखर ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी, USA में, आप लोग को पता होगा ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी है, वहां के ये प्रोफेसर है, और इनके पास 30 से भी ज्यादा पेटेंट इन्होंने हासिल किए हुए हैं। ये भारतीय मूल के प्रोफेसर है, कौशिक राजशेखर, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी USA में है, और इनको मिला है क्या? तो इनको मिला है ग्लोबल एनर्जी प्राइज, जो कि मॉस्को में दिया जाता है। ठीक है, तो ग्लोबल एनर्जी प्राइज जो कि मॉस्को में दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ए, यानी कि कौशिक राजशेखर, जिनको मिला है ग्लोबल एनर्जी प्राइज। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद देख लीजिए ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या क्या काम किया है इन्होंने, तो किस लिए दिया है? तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इनका रहा है ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन और एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी व्हाइल रिड्यूसिंग पावर जनरेशन इमिशंस।
ठीक है, तो इसके लिए इनको मिला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे ये है, आप लोगों के सामने है, देख लीजिए कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था। इन विच कंट्री वाज द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 ऑर्गेनाइज्ड। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो हुई थी यूएसए में, ठीक है, यूएसए के यूजीन और ओरेगोन, यूएसए के यूजीन और ओरेगोन नाम के दो शहरों में हुई थी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 हुआ था। और इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात कर ले, देख लीजिए यूजीन और ओरेगोन में हुआ था और इसमें 33 पदकों के साथ, टोटल 33 मेडल के साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें यूएसए में जो हुई थी, उसमें यूएसए ही जो कि होस्ट कंट्री था वही टॉप पे रहा मेडल टैली में। टोटल 33 मेडल इन्होंने जीते थे, जिसमें 13 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज था। तो नंबर 1 पे रहा था यूएसए और इथियोपिया सेकंड पे रहा था और इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक ही सिल्वर मेडल मिला था। और इंडिया चूंकि एथलेटिक्स जो होती है, एथलेटिक्स में भी इंडिया की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो 33rd पोजीशन पे रहा था इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21 ले लेते हैं। भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने ताशकंद, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, वहां पे हुआ था एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध भारत के किस राज्य से है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इंडियन वेट लिफ्टर है हर्षदा गरुड़ और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कहाँ पे, एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि उज्बेकिस्तान में हुई थी, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। ये पूछा गया कि इंडिया के किस स्टेट की है, तो ये मूल रूप से पुणे के पास एक गांव है, महाराष्ट्र में पुणे के पास एक विलेज है, वहीं की ये हर्षदा गरुड़ है, जिनका पूरा नाम हर्षदा शरद गरुड़ है और ये महाराष्ट्र में पुणे के पास स्थित एक गांव की है, ठीक है, हर्षदा गरुड़। आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीती और 45 किलो वर्ग में यानी 45 केजी वाले वर्ग में जीते थे और टोटल इन्होंने खुद अगर बात करें तो 157 केजी इन्होंने वजन उठाया था। इसी वाले इवेंट में का जो कांस्य पदक है, जो ब्रॉन्ज मेडल है 45 केजी कैटेगरी वाला, वो भी सौम्या दलवी जो कि इंडिया की ही है, उनको ये मिला था। बेसिकली हर्षदा गरुड़ की बात करें तो ये कहाँ की है, तो ये पुणे के पास नियर पुणे एक वडगांव नाम का एक गांव है, वहां की रहने वाली है। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2023 में आयोजित होने वाली G20 की बैठक के लिए भारत ने किन्हें शेरपा की भूमिका के लिए चुना है। हु हैज बीन सेलेक्टेड बाय इंडिया फॉर द रोल ऑफ शेरपा फॉर द G20 मीटिंग टू बी हेल्ड इन 2023। तो भारत में भारत आपको पता है कि G20 का अध्यक्ष बन चुका है। G20 क्या है, तो G20 यानी ग्रुप 20 क्या है, तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रियों का एक ग्रुप है, समूह है विश्व के विकसित और विकासशील देशों का। और भारत उसकी इस साल अध्यक्षता कर रहा है, 2022 से लेकर के 2023 तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। लास्ट में भारत ने अभी 2022 में इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है, 2023 के लास्ट तक भारत रहेगा इसका अध्यक्ष। इसी दौरान भारत में ही इसकी G20 की मीटिंग भी बुलाई जाएगी और G20 के जो मीटिंग होंगे, शीर्ष राजनेताओं का जो मीटिंग होगा, उससे पहले कई राउंड की मीटिंग यहाँ पे होने वाली है जो कि अलग अलग मंत्रियों के द्वारा होगा, ठीक है, जो कि अलग अलग मंत्रियों के द्वारा होगा। और उसी में, ठीक है, उसी के तहत जो करंट अफेयर्स की ये जो मीटिंग होने वाली है, G20 की जो मीटिंग होने वाली है, उसी से पहले संबंधित देशों के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री या अलग अलग विभागों के जो व्यक्ति होते हैं उनकी भी बारी बारी से मीटिंग होगी और अलग अलग जो मुद्दे होंगे उन पे चर्चा होंगी, ताकि जो फाइनल जो राष्ट्र प्रमुख जो सभी देशों के G20 के शामिल होंगे तो उनमें उन मुद्दों पे विचार किया जाए। तो भारत के अलग अलग भागों में, अलग अलग शहरों में कई राउंड की अभी जो मीटिंग चल रही है, उन मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना, उनकी अध्यक्षता करना, उनकी देखभाल करना और उसके बाद G20 के जो मेन मीटिंग होने वाले हैं सभी देशों का, जो भारत में होगा 2023 में, उसकी तैयारी के लिए भारत ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया है जिनको शेरपा आमतौर पर इसमें कहा जाता है। तो शेरपा जो है वो फिलहाल कौन है, तो नीति आयोग के, इससे पहले नीति आयोग के सीईओ रहे हैं अमिताभ कांत, ठीक है, नीति आयोग के सीईओ रहे हैं अमिताभ कांत। अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, आप लोग को पता होगा। तो अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के सीईओ रहे हैं, वो अभी G20 के शेरपा रहेंगे भारत की तरफ से। और यही 2023 में होने वाले G20 के जो राष्ट्र प्रमुखों की बैठक होगी, उससे पहले जितने भी प्रमुख बैठक होंगे उनकी ये तैयारी कर रहे हैं G20 की ताकि भारत में एक बेहतर ढंग से इस G20 की मीटिंग को सक्सेस बनाया जा सके। तो नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे अमिताभ कांत और ये G20 में
शेरपा बनाए गए हैं भारत की ओर से, ताकि सारे जो मीटिंग्स वगैरह सब है उनको ऑर्गेनाइज किया जा सके। तो कुल मिलाकर के जुलाई 2022 में ये सारे न्यूज़ थे, और इन न्यूज़ से जितना जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन क्वेश्चंस को यहाँ पे बनाया गया है, ताकि आप लोगों की फाइनल राउंड की प्रैक्टिस हो सके। जैसा कि आपको पता है, आप लोगों की एडमिट कार्ड भी बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है, और जिन जिन लोगों के शहर मिला है उसकी वो टिकट वगैरह सबकी तैयारी कर चुके हैं। तो आप लोग इसी बीच में जब भी समय मिले आप इन जो लेक्चर्स है इनका सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि आप इसको मल्टी टाइम अगर आप इसको रिवीजन कर लेते हैं इस लेक्चर को यूट्यूब पे ही, तो ये आपको याद रहेगा एग्जाम में, जिससे आप क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसमें ये आपका 7th लेक्चर था, यानी जुलाई 2022 कर रहे हैं। कल यानी संडे को ठीक इसी समय हम लोग जो करंट अफेयर सीरीज की लेक्चर नंबर 8 है, यानी अगस्त 2022, उसको कवर करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि एग्जाम नज़दीक आ गया, थोड़ा जल्दी कीजिए, तो बिल्कुल उनके कमेंट को मैंने पढ़ा है। और जैसे ही फरवरी मंथ शुरू होगी तो फरवरी मंथ में कंटिन्यू आप लोगों के रेगुलर क्लासेस करा करके आप लोग के जो बाकी के लेक्चर्स है वो आपके एग्जाम से एक सप्ताह पहले ही, यानी 5 तारीख से पहले ही पूरी कराई जाएगी। उसके अलावा इसी चैनल पे जनरल स्टडी के कुछ सब्जेक्ट्स के मैराथन क्लास भी चलाई जाएगी, यानी अंतिम रूप से आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सके, प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाए। इसके लिए जो जनरल स्टडी के कुछ सब्जेक्ट्स है उनकी भी प्लानिंग हमारी हो रही है, और उसे हम लोग लाइव करेंगे आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सके। तो जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप लोग इस लेक्चर को, इस सेशन को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आप लोगों के जब बीपीएससी प्रीलिम्स दे करके आएंगे आप लोग वैसे स्टूडेंट, तो उनके लिए मेंस के भी कुछ ना कुछ कंटेंट मैं रेगुलर यूट्यूब पे लाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि जो करंट अफेयर्स के जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप सॉल्व कर सके, उसे आप बेहतर ढंग से लिख सके। आंसर फॉर्मेटिंग पे भी चर्चा करेंगे, करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होंगे उसके आंसर फॉर्मेटिंग पे भी चर्चा होगी। उसके अलावा जो 69th बीपीएससी देने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अभी से इन लेक्चर्स को करें, क्योंकि उनकी भी जून जुलाई के आसपास संभावना है कि उनकी भी प्रीलिम्स हो जाएगी। तो धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स को जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल के क्लास में हम लोग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।